दोस्तों, शक्तिहीन होना हम में से किसी को भी पसंद नहीं होता है। असहाय या अशक्त होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कोई भी अपनी शक्ति को घटाना नहीं चाहता है, बल्कि सभी अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। यदि हम इस दुनिया में कमजोर बन के रहेंगे तो हमें हर कोई नीचा दिखाता रहेगा। खुद को ताकतवर बनाना हमारे जिंदगी का पहला लक्ष्य होना चाहिए। बिना ताकत के इस दुनिया में जीना किसी भी इंसान के लिए असंभव है। इस किताब में ताकतवर बनने के 48 नियम बताए गए हैं जो हर इंसान को जानना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं शक्ति के पहले नियम से, जो है काम दूसरों से करवाएं लेकिन श्रेय खुद लें। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए दूसरों की समझदारी, ज्ञान और मेहनत का इस्तेमाल करें। इस तरह से आप न सिर्फ अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बचाएंगे, बल्कि इससे यह छवि भी बनेगी कि आप बहुत कार्यकुशल और तीव्र हैं। लोग आपको याद रखेंगे और आपके सहायक गुमनामी के अंधेरे में खोकर रह जाएंगे। दूसरों से जो काम करवा सकते हो उसे खुद कभी न करें। ताकत की दुनिया जंगल की दुनिया की तरह है। कुछ जानवर खुद शिकार करके जीते हैं, जबकि ज्यादातर जानवर जैसे गीदड़ और गिद्ध दूसरों के शिकार पर जीते हैं। बाद वाली श्रेणी के जानवरों में कल्पनाशीलता कम होती है और वे अक्सर शक्ति की जरूरत वाले काम को नहीं कर सकते हैं। वे जल्दी ही यह बात समझ लेते हैं कि अगर वे इंतजार करेंगे तो उन्हें कोई न कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा जो उनके लिए शिकार कर देगा। नादान न बने। इस समय जब आप किसी गधे की तरह काम कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी गिद्ध मंडरा रहे हैं और आपकी रचनात्मकता से फायदा उठाने का तरीका सोच रहे हैं। इसके बारे में शिकायत करना या गुस्सा होना बेकार है। बेहतर यह है कि आप खुद की रक्षा करें। जब आप काम दूसरों से करवाते हैं और श्रेय खुद लेते हैं तो लोगों को यह लगता है कि आप में अनूठी शक्ति है, और अगर आप हर काम खुद करना चाहेंगे तो आपकी ऊर्जा खामख्वाह बर्बाद होगी और आप थकान के मारे बेहाल हो जाएंगे। ऐसे लोगों को ढूंढे जिनमें वे योग्यताएं और रचनात्मकता हो जिनकी आप में कमी हो। या तो उन्हें नौकरी पर रख लें और उनके काम पर अपने नाम का लेबल लगाना शुरू कर दें, या फिर उनके काम पर अपना नाम चिपकाने का कोई और तरीका खोजें। इस तरह से उनकी रचनात्मकता लोगों के सामने आपकी रचनात्मकता बन जाती है और आप जीनियस नजर आने लगते हैं। इस नियम का इस्तेमाल आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं। इसमें आपको परजीवी की तरह अपने समकालीनों की मेहनत का फायदा उठाने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके का सार यह है कि ज्ञान और बुद्धि के बृहद कोण यानी अतीत का इस्तेमाल करें। आइजैक न्यूटन ने इसे कद्दावर लोगों के कंधों पर खड़े होने की संज्ञा दी थी। उनका मतलब यह था कि अपनी खोज करते समय उन्होंने अतीत के लोगों की सफलताओं का सहारा लिया था। न्यूटन ने प्राचीन युग के वैज्ञानिकों के ज्ञान का भरपूर लाभ उठाया था और वह यह बात जानते थे कि शेक्सपियर ने दूसरों की कहानियों पर नाटक लिखे। उन्होंने बहुत सारे संवाद भी दूसरों से चुराए थे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि यदि आप खुद से सीखते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इसीलिए आप दूसरों से सीख सकते हैं। उनकी निपुणता को आप अपनी निपुणता बना सकते हैं। दोस्तों, आपके पास दो रास्ते हैं। या तो मौलिक काम करने की कोशिश में जिंदगी भर मेहनत करें, लगातार गलतियां करें, अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करें, या फिर अतीत की गलतियों से सीखकर खुद को विजयी बना लें। जैसा बिस्मार्क ने एक बार कहा था कि मूर्ख कहते हैं कि मैं अपने अनुभव से सीखता हूं और समझदार कहते हैं कि मैं दूसरों के अनुभव से लाभ उठाना पसंद करता हूं। चैप्टर नंबर 2 है अपने इरादों को छिपा कर रखें। ज्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं। वे अपने मन की बात तत्काल कह देते हैं। वे मौका मिलते ही अपने विचार प्रकट कर देते हैं। वे अपनी योजनाओं और इरादों के बारे में लगातार बोलते रहते हैं। वे ऐसा कई कारणों से करते हैं। पहली बात यह है कि अपनी भावनाओं और भावी योजनाओं के बारे में बातें करने की इच्छा बहुत आम और स्वाभाविक होती है। अपनी जुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। दूसरी बात है कि कई लोग यह मानते हैं कि ईमानदारी और स्पष्टतावादिता से वे लोगों का दिल जीत लेंगे और अपने भले मन को प्रमाणित कर देंगे। ईमानदारी दरअसल एक भोतर हथियार है जिससे कटता कम है, खून ज्यादा बहता है। आपकी ईमानदारी से लोगों को चोट पहुंचने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए समझदारी इसी में है कि शब्दों को नाप तौल कर बोलें। बुद्धिमानी इसमें है कि लोगों से वही कहें जो लोग सुनना चाहते हैं।
ये समझदारी नहीं है कि आप उन्हें वह कटु सच्चाई बता दें जो आप महसूस करते या सोचते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपने इरादों और भावी योजनाओं के बारे में खुलकर बता देते हैं तो आपके बारे में कुछ भी छिपा नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में लोग न तो आपका सम्मान करेंगे न ही आपसे डरेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं या जिससे लोग डरते नहीं हैं, उस व्यक्ति के पास शक्ति कभी नहीं आती है। अगर आप शक्ति चाहते हैं तो ईमानदारी को एक तरफ रख दें और अपने इरादों को छिपाने की कला सीखें। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाएंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। इरादों को छिपाने की योग्यता के पीछे मानवीय स्वभाव की यह साधारण सी सच्चाई है कि प्रायः हम दिखने वाली चीजों पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते और सुनते हैं उसकी सच्चाई पर हम संदेह नहीं करते हैं। अगर हम दिखने वाली चीजों के पीछे दूसरी चीजों के छिपे होने की कल्पना करेंगे तो हम न सिर्फ बहुत थक जाएंगे बल्कि दहशत में भी रहेंगे। इस कारण इरादों को छिपाना तुलनात्मक रूप से ज्यादा आसान हो जाता है। ऐसा लक्ष्य या उद्देश्य बताए जिससे लोग प्रभावित हो जाएं, और जरूरी नहीं है कि आपका असली लक्ष्य वही हो। जब आप उस लक्ष्य को लोगों की आंखों के सामने बार बार रखते रहेंगे तो वे उसे ही आपका असली लक्ष्य मान लेंगे। इरादों को छिपाने का एक तरीका यह है कि आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के बारे में लगातार बातें करें, लेकिन वे आपकी असली इच्छाएं और लक्ष्य नहीं होने चाहिए। इस तरह आप एक पत्थर से 3 शिकार करेंगे। आप दोस्ताना, निष्कपट और विश्वसनीय नजर आएंगे। आप अपने इरादों को छिपा लेंगे और आप अपने प्रतिद्वंद्वियों को गलत दिशा में भेज देंगे, जिससे उनका समय बर्बाद होगा। लोगों को गुमराह करने का एक और सशक्त औजार है झूठी निष्कपटता। लोग गलती से निष्कपटता को ईमानदारी मान लेते हैं। जब लोगों को ऐसा लगता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें आप विश्वास करते हैं, तो इससे आपके शब्दों का वजन बहुत बढ़ जाता है। अगर आप यह मानते हैं कि धोखेबाज भी लोग हवाबाज होते हैं जो बड़े बड़े झूठों और अतिशयोक्तिपूर्ण कहानियों से गुमराह करते हैं, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। सबसे अच्छे धोखेबाज वे होते हैं जो उदासीन और अदृश्य मुखौटे का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। वे जानते हैं कि अनावश्यक शब्दों और हरकतों से लोगों का संदेह तत्काल जाग जाएगा, इसीलिए वे अपने लक्ष्य को सामान्य, जाने पहचाने और मासूम शब्दों के पीछे छिपा लेते हैं। एक बार जब आप जाने पहचाने शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों की सतर्कता को दबा देंगे, तो फिर उनका ध्यान इस तरफ नहीं जाएगा कि इन शब्दों के पीछे धोखा देने के इरादे हैं। आपका नकाब जितना एकरूप होगा, आपके इरादे उतनी ही अच्छी तरह से छिपे रहेंगे। नकाब का सबसे आसान रूप है चेहरे का भाव। उदासीन और भावहीन चेहरे के पीछे हर तरह की विनाशकारी योजना बनाई जा सकती है, जिसकी किसी को भनक भी नहीं लगेगी। इतिहास के सबसे शक्तिशाली लोग इस हथियार का इस्तेमाल करने में निपुण थे। चैप्टर नंबर 3 है हमेशा जरूरत से कम बोलें। लोगों को शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश न करें। आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतने ही ज्यादा साधारण नजर आएंगे और आपका नियंत्रण उतना ही कम होगा। अगर आप अपनी बात को अस्पष्ट, गोलमोल और अजीब रखेंगे तो आपकी नीरस बात भी मौलिक लगेगी। सशक्त लोग कम बोलकर प्रभावित करते हैं और रौबदार दिखते हैं। इस बात की ज्यादा संभावना होती है कि ज्यादा बोलते समय आपके मुंह से कोई न कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। शक्ति कई मायनों में दिखावे का खेल है। जब आप जरूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा वास्तविकता से ज्यादा महान और शक्तिशाली नजर आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान हो जाएंगे। इंसान विश्लेषण और स्पष्टीकरण करने वाली मशीनें हैं। वे यह जानने की फिराक में रहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से नियंत्रित करते हैं तो वे आपके इरादों या आपकी मंशा को नहीं समझ पाते हैं। आपके संक्षिप्त जवाब या खामोशी से वे रक्षात्मक हो जाएंगे और बीच में कूद पड़ेंगे। आपकी खामोशी के खाली स्थान को भरने की हड़बड़ी में वे घबराकर कुछ भी बोलने लगेंगे, जिससे आपको उनके और उनकी कमजोरियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। आपसे मिलकर जाने के बाद उन्हें ऐसा लगेगा जैसे वे लुट गए हों। घर जाकर वे आपके हर शब्द पर गहराई से विचार करेंगे। आपकी संक्षिप्त टिप्पणियों पर जब लोग अतिरिक्त ध्यान देंगे तो इससे आपकी शक्ति तो बढ़नी ही है। युवावस्था में चित्रकार एंडी वारहोल को यह समझ में आ गया कि लोगों से बातें करके उनसे अपना मनचाहा काम करवाना असंभव है। बातों से लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपकी इच्छाओं के विपरीत काम करेंगे
और अपने दुष्ट स्वभाव की वजह से आपकी अवज्ञा करेंगे। उन्होंने एक मित्र से एक बार कहा था, मैंने यह सीखा है कि जब आप चुप रहते हैं तो दरअसल आपके पास ज्यादा शक्ति होती है। बाद के जीवन में वारहोल ने इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह किया। इंटरव्यू में वे भविष्यवाणी की तरह बहुत संक्षिप्त वाक्य बोलते थे। वे कोई जटिल और रहस्यमयी बात कह देते थे और इंटरव्यू लेने वाला इस उधेड़बुन में रहता था कि इसका न जाने क्या मतलब होगा। वह सोचने लगता था कि वारहोल के अर्थहीन दिख रहे वाक्यों के पीछे कोई गहरी बात छिपी होगी। वारहोल अपनी पेंटिंग्स के बारे में कभी बातें नहीं करते थे। वे इसके विश्लेषण का काम दूसरों पर छोड़ देते थे। वे अपने काम के बारे में जितना कम बोलते थे, दूसरे लोग उसके बारे में उतनी ही ज्यादा बातें करते थे, और लोग उसके बारे में जितनी ज्यादा बातें करते थे, वारहोल की पेंटिंग्स उतनी ही ज्यादा महंगी बिकती थीं। जरूरत से कम बोलकर आप अपनी शक्ति का नाटकीय को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई मूर्खतापूर्ण या खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ विद्रोह होने लगा। ये विद्रोह उदारवादी कर रहे थे, जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। वे चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह उद्योग धंधे और इमारतें बने। दिसंबर के विद्रोह के नाम से मशहूर इस विद्रोह का निर्ममता से दमन करते हुए निकोलस प्रथम ने विद्रोही नेता कोंदरेटी रयलेयेव को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। रयलेयेव को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन रयलेयेव जैसे ही रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटनाएं ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थीं, और जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब रयलेयेव अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वह भीड़ से चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं। उन्हें तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। एक संदेशवाहक तत्काल यह खबर लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से चिंतित होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता रयलेयेव के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद रयलेयेव ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। सम्राट ने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन रयलेयेव को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। यहां पर एक सबक सीख लेने की जरूरत है कि मुंह से एक बार बाहर निकल जाने के बाद आप शब्दों को दोबारा नहीं लौटा सकते हैं। उन्हें नियंत्रण में रखें। व्यंग्य के प्रति खास तौर पर सावधान रहें। आपके व्यंग्य बाणों से आपको क्षणिक संतुष्टि तो मिल सकती है, लेकिन बदले में आपको उनकी बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। चैप्टर नंबर 4 है, प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा शक्ति की नींव है। सिर्फ प्रतिष्ठा के माध्यम से ही आप दबदबा कायम कर सकते हैं और विजय पा सकते हैं। एक बार भी फिसल जाने पर आप असुरक्षित हो जाएंगे और आप पर सभी दिशाओं से हमला होने लगेगा। ऐसी प्रतिष्ठा बनाएं कि उस पर कोई हमला न कर सके। हमेशा संभावित हमलों के बारे में सचेत रहें और उनके होने से पहले ही उन्हें खत्म कर दें। इस दौरान अपने शत्रुओं की प्रतिष्ठा में सेंध लगाकर उन्हें नष्ट करना सीखें। फिर दूर खड़े हो जाएं और जनता को उनकी आलोचना करने दें। हमारे चारों तरफ के लोग, भले ही वे हमारे सबसे पक्के दोस्त हों, परंतु उनके चरित्र में ऐसे खुफिया गलियारे होते हैं जिन्हें वे प्रकट नहीं करते हैं। अगर हम इस बारे में ज्यादा सोचेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम उन्हें पूरी तरह से नहीं जानते हैं तब तक हम उनका मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं। इसलिए हम इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं और सिर्फ दिखावे के आधार पर ही लोगों का मूल्यांकन करते हैं। हमारे मूल्यांकन का आधार वह होता है जो हमारी आंखों को साफ नजर आता है। कपड़े, मुद्राएं, शब्द, कार्य। समाज में प्रदर्शन ही हमारे सारे मूल्यांकनों का पैमाना होता है। आप किसी दूसरे तरीके से विश्वास उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। आपकी एक गलती या आपके हुलिये में एक भी अजीब या अकस्मात परिवर्तन विनाशकारी साबित हो सकता है। इस वजह से यह बेहद महत्वपूर्ण है
कि आप खुद अपनी प्रतिष्ठा बनाएं और उसे बनाए रखें। यह प्रतिष्ठा दिखावे के खतरनाक खेल में आपकी रक्षा करेगी। यह प्रतिष्ठा लोगों की पैनी आंखों को यह पता नहीं चलने देगी कि आप सचमुच कैसे हैं। इससे आप दुनिया से अपनी शर्तों पर अपना मूल्यांकन करवाते हैं। शुरुआत में आपको किसी एक विशेष गुण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए मेहनत करना चाहिए, चाहे यह उदारता हो या ईमानदारी या चतुरता। वह गुण आपको दूसरों से अलग कर देता है और इसके कारण दूसरे आपके बारे में बातें करने लगते हैं। इसके बाद आप अपनी प्रतिष्ठा का प्रचार ज्यादा से ज्यादा लोगों में करें। हालांकि यह काम बहुत समझदारी से करना चाहिए। धीरे धीरे प्रतिष्ठा बनाएं और इसकी नींव मजबूत बनाएं। कुछ समय बाद जंगल में लगी आग की तरह तेजी से फैल जाएगी। ठोस प्रतिष्ठा आपके वजन को बढ़ाती है और आपकी मेहनत के बिना आपकी शक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है। यह आपके चारों तरफ आभा मंडल भी बना सकती है, जिससे लोगों के मन में आपके प्रति सम्मान, यहां तक कि भय भी जाग जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उत्तर अफ्रीकी रेगिस्तान में लड़ते समय जर्मन सेनापति अर्तिन रोमल ने चालाकी और धोखेबाजी की प्रतिष्ठा बना ली थी, जिससे उनसे लड़ने वाली हर सेना दहशत में आ जाती थी। हालांकि उनकी सेना मुट्ठी भर बची थी और ब्रिटिश टैंकों की संख्या उनसे 5 गुना ज्यादा थी। लेकिन रोमल के आने की खबर सुनते ही पूरे के पूरे शहर खाली हो जाते थे। अपनी प्रतिष्ठा को किसी एक विशेष गुण पर आधारित करें। यह इकलौता गुण, चाहे कार्यकुशलता हो या आकर्षण, विजिटिंग कार्ड की तरह आपका परिचय देता है और लोगों पर जादू कर देता है। प्रतिष्ठा किसी खजाने की तरह कीमती है, इसलिए इसे सावधानी पूर्वक हासिल करें और सुरक्षित रखें। खासकर शुरुआत में आपको दृढ़ता से इसकी रक्षा करनी चाहिए और इस पर होने वाले हमलों का पहले से ही अनुमान लगा लेना चाहिए। दूसरी तरफ किसी दूसरे की प्रतिष्ठा पर हमला करना बहुत कारगर अस्त्र है, खास तौर पर जब वह आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो। इस तरह के युद्ध में नुकसान उसी का होता है, क्योंकि खोने के लिए उसी के पास ज्यादा होता है। अगर वह आप पर पलटकर हमला करेगा तो उसके सामने एक छोटा लक्ष्य होगा, क्योंकि आपकी प्रतिष्ठा अभी कम है। लेकिन इस रणनीति का प्रयोग बहुत सूझबूझ से करना चाहिए। यह नहीं लगना चाहिए कि आप ओछे प्रतिशोध में उलझ रहे हैं। अगर आप चतुराई से अपने दुश्मन की प्रतिष्ठा को धूमिल नहीं कर पाए तो अनजाने में ही आप अपनी प्रतिष्ठा को धूमिल कर लेंगे। कभी भी किसी पर हमला करते समय ज्यादा दूर तक न जाएं, क्योंकि इससे उसकी गलतियों पर कम और आपके प्रतिशोध पर ज्यादा ध्यान देने लगेंगे। अगर आपकी प्रतिष्ठा ठोस बन चुकी हो तो अपने विरोधी को कमजोर करने के लिए अधिक सूक्ष्म रणनीतियों का प्रयोग करें, जैसे व्यंग्य या मखौल। इससे लोग आपको मजेदार मस्खरा मानने लगेंगे। शक्तिशाली शेर अपने रास्ते में आने वाले चूहे के साथ मजे लेता है। अगर वह कोई दूसरी प्रतिक्रिया करने लगे तो उसकी भयावह प्रतिष्ठा ही खत्म हो जाएगी। चैप्टर नंबर 5 है, हर कीमत पर सबका ध्यान आकर्षित करें। अपने आसपास के लोगों से ज्यादा चमकदार दिखना एक ऐसी कला है जो जन्मजात नहीं होती है। आपको लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखना पड़ता है। अपने कैरियर की शुरुआत में ही आपको अपना नाम और प्रतिष्ठा किसी एक गुण या छवि से जोड़ लेना चाहिए, ताकि आप दूसरे लोगों से अलग नजर आ सकें। ये छवि कुछ भी हो सकती है, जैसे कपड़ों की विशेष शैली या व्यक्तित्व की कोई अनूठी बात, जिससे लोगों की रुचि जागे और वे आपके बारे में बातें करें। एक बार जब आपकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाती है तो आपके पास एक दिखावे का आसमान तैयार हो जाता है, जिसमें आपका ही सितारा जगमगाता रहता है। यह सोचना गलत है कि आपका यह अनूठा रूप विवादास्पद नहीं होना चाहिए या लोगों की आलोचना बुरी बात है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। आलोचना से बचने की कोशिश न करें, किसी दूसरे को अपने से ज्यादा कुख्यात न बनने दें। आपको इस बात की परवाह नहीं होना चाहिए कि आपकी तरफ ध्यान क्यों दे रहे हैं। लोगों का ध्यान चाहे जिस कारण से आपकी ओर आकर्षित हो रहा हो, आपको फायदा ही होता है। लुई 14वें के दरबार में बहुत से योग्य लेखक, कलाकार, सुंदरियां और चरित्रवान स्त्री पुरुष थे, लेकिन ड्यूक डक ले लॉजन के बारे में जितनी बातें होती थीं, उतनी किसी और के बारे में नहीं होती थीं। ड्यूक नाटे थे और बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार करते थे। वे राजा की प्रेमिकाओं के साथ सोते थे और खुलेआम न सिर्फ दूसरे दरबारियों के साथ बदतमीजी करते थे, बल्कि सम्राट का भी अपमान करते रहते थे। बहरहाल लुई को ड्यूक का अनूठापन इतना मोहक लगता था कि वे दरबार में उनकी अनुपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इसका कारण स्पष्ट है। ड्यूक के चरित्र की विचित्रता
सबका ध्यान आकर्षित करती थी। उनसे मंत्रमुग्ध होने के बाद लोग हर कीमत पर उन्हें अपने आसपास रखना चाहते थे। समाज हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो औसत लोगों से बड़े या अलग हों। इसलिए ऐसे गुण विकसित करें जिनके कारण आप दूसरों से अलग दिखें और आपके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। इसलिए विवाद को गले लगाएं, यहां तक कि स्कैंडल को भी। लोग आपको नजरअंदाज करें, इससे तो बेहतर है कि वे आपकी आलोचना करें। कम से कम आप चर्चा में तो रहेंगे। सवाल यह है कि अगर आप किसी छोटे पद पर हैं जहां आपके पास दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के बहुत कम अवसर हैं, तब क्या करें? इस स्थिति में कारगर तरीका यह है कि अपने आसपास के सबसे मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति पर हमला कर दें। जब 16वीं सदी का युवा रोमन दास पिएत्रो अरेटिनो कवि के रूप में मशहूर होना चाहता था, तो उसने पालतू हाथी के प्रति पोप के प्रेम का मखौल उड़ाते हुए कई व्यंग्य कविताएं लिखीं। इस हमले से अरेटिनो तत्काल लोगों की नजरों में चढ़ गया। किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करने का भी यही प्रभाव होता है। बहरहाल इतना याद रखें कि जनता का ध्यान आकर्षित होने के बाद इस रणनीति का प्रयोग कभी कभार ही करें, क्योंकि बार बार ऐसा करने पर लोग इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। एक बार लोगों की नजरों में चढ़ने के बाद आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के नए नए तरीके खोजने चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपसे ऊब जाएंगे, आपकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और किसी नए सितारे की तरफ आकर्षित हो जाएंगे। इस खेल में निरंतर सावधानी और रचनात्मकता की जरूरत होती है। पाब्लो पिकासो ने खुद को कभी पृष्ठभूमि में गुम नहीं होने दिया। वे हमेशा जानबूझकर जनता के सामने पेंटिंग्स की एक नई श्रृंखला रख देते थे जो सबकी अपेक्षाओं के विपरीत होती थी। वे यह मानते थे कि लोग उनकी पेंटिंग की शैली से ज्यादा परिचित हों। इससे पहले ही कुछ बुरी और विचलित करने वाली पेंटिंग्स बनाकर उन्हें हैरान कर देना चाहिए। यह अच्छी तरह से समझ लें, लोग खुद को उस व्यक्ति से श्रेष्ठ मानते हैं जिसके काम के बारे में वे पहले से भविष्यवाणी कर सकते हैं। अगर आप उनकी अपेक्षाओं के विपरीत जाकर उन्हें यह बता देते हैं कि नियंत्रण की बागडोर आपके हाथ में है, तो आपको उनका सम्मान भी मिलेगा और आप लंबे समय तक उनका ध्यान भी आकर्षित कर पाएंगे। चैप्टर नंबर 6 है, दूसरों को अपने पास बुलाइए, जरूरत पड़ने पर दाना भी डालें। जब आप दूसरे व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं तो नियंत्रण आपके हाथ में होता है। हमेशा ज्यादा अच्छा यही होता है कि आपका विरोधी आपके पास आए और इस प्रक्रिया में अपनी योजनाएं छोड़ दें, बहुत बड़ा प्रलोभन देकर उसे ललचाएं, फिर उस पर हमला कर दें। यह नाटक इतिहास में बहुत बार खेला गया है। कोई आक्रामक लीडर बहुत से साहसिक कदम उठाता है जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन जाता है। कुछ समय बाद वह शक्ति के शिखर पर पहुंच जाता है, लेकिन इसके कुछ समय बाद ही हर चीज उसके खिलाफ होने लगती है। उसके असंख्य दुश्मन आपस में गठबंधन कर लेते हैं। अपनी शक्ति को बनाए रखने की कोशिश में वह हर दिशा में लड़ता है, जिससे वह थक जाता है और अंततः उसका पतन हो जाता है। ऐसा होने का कारण यह है कि यह आक्रामक व्यक्ति कभी भी पूरे नियंत्रण में नहीं होता है। वह 2-4 कदमों से ज्यादा आगे तक नहीं देख पाता है। वह अपने साहसिक कार्यों के परिणामों को नहीं देख पाता है, चूंकि उसे हमेशा अपने शत्रुओं के कदमों और अपने जल्दबाजी के कामों पर प्रतिक्रिया करनी पड़ती है। इसलिए उसकी आक्रामक ऊर्जा ही उसकी दुश्मन बन जाती है। शक्ति के संसार में आपको खुद से पूछना चाहिए, अगर नियंत्रण मेरे हाथ में नहीं है तो यहां से वहां भागने, समस्याएं सुलझाने और शत्रुओं को हराने की कोशिश करने का क्या फायदा है? मैं घटनाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन पर प्रतिक्रिया करने में ही क्यों उलझा रहता हूं? जवाब आसान है, शक्ति की आपकी परिभाषा ही गलत है। आपने गलती से आक्रामक काम को ही प्रभावी काम मान लिया है। अक्सर सबसे प्रभावी काम होता है पीछे बने रहना, शांत बने रहना और दूसरों को अपने बिछाए जाल में फंसाना। तत्काल विजय पाने को बजाय दीर्घकालीन शक्ति का खेल खेलना ज्यादा असरदार होता है। याद रखें, शक्ति का मूल आधार है पहल करने की योग्यता, अपने कार्यों पर दूसरों से प्रतिक्रिया करवाना, अपने विरोधियों और अपने आसपास के लोगों को रक्षात्मक होने पर मजबूर करना। जब आपकी रणनीति के कारण दूसरे लोग आपके पास आने लगते हैं तो अचानक स्थिति का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है, और जिसके पास नियंत्रण होता है उसी के पास शक्ति होती है। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए। पहली, आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखना चाहिए।
और कभी नाराज नहीं होना चाहिए। आपको लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए, जिन्हें जब उकसाया या प्रलोभन दिया जाता है तो वे भड़क जाते हैं। दूसरों को अपने पास आने के लिए मजबूर करने की योग्यता दीर्घकालीन रणनीति के लिहाज से आपका सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। जब विरोधी मजबूर होकर आपके पास आएगा तो इसका एक लाभ यह भी होगा कि वह आपके इलाके में होगा। शत्रु के क्षेत्र में आने की वजह से वह घबरा रहा होगा, इसलिए वह अक्सर हड़बड़ी में काम करेगा और उससे गलतियां होंगी। समझदारी इसी में होती है कि बातचीत या बैठकों में दूसरे व्यक्ति आपके इलाके में या कम से कम आपकी पसंद के इलाके में आए। इस तरह से आप जाने पहचाने माहौल में होते हैं, जबकि सामने वाला अनजान माहौल में होता है और उसे मजबूरन रक्षात्मक बनना पड़ता है। स्वार्थ साधन एक खतरनाक खेल है। जब किसी को यह शक हो जाए कि उससे मतलब निकलवाया जा रहा है तो उसे नियंत्रित करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने विरोधी को अपने पास आने के लिए मजबूर करते हैं तो उसे यह भ्रम हो जाता है कि स्थिति को वही नियंत्रित कर रहा है। 19वीं सदी के मशहूर निवेशक डैनियल डू शेयर बाजार के मंजे हुए खिलाड़ी थे। जब वे यह चाहते थे कि बाकी लोग किसी खास कंपनी के शेयर को खरीदें या बेचें और उसके भाव को ऊपर या नीचे धकेलें, तो वे कभी सीधी नीति का इस्तेमाल नहीं करते थे। वे चालाकी से काम लेते थे। उनकी एक चाल यह थी कि वे वॉल स्ट्रीट के रास्ते में पड़ने वाले एक क्लब में जाकर कहते थे कि उन्हें जल्दी ही स्टॉक एक्सचेंज पहुंचना है। फिर वे अपना पसीना पोंछने के लिए लाल रूमाल निकालते थे। इस रूमाल से एक कागज गिरता था, लेकिन वे उसके गिरने पर ध्यान नहीं देते थे। क्लब के सदस्य हमेशा डू के कदमों को भांपने की कोशिश करते थे, इसलिए उनके जाने के बाद वे लपक कर उस कागज को उठा लेते थे। उस कागज में किसी कंपनी के शेयर के बारे में गोपनीय जानकारी लिखी रहती थी। बात फैल जाती थी और सदस्य उस जानकारी के आधार पर धड़ाधड़ वह शेयर खरीदने बेचने लगते थे और इस तरह डू के हाथों का खिलौना बन जाते थे। हर चीज इस बात पर निर्भर करती है कि आप जो दाना डाल रहे हैं वह कितना मीठा है। अगर आपका जाल आकर्षक है तो आपके दुश्मनों की इच्छाओं और भावनाओं की उलझन उन्हें सच्चाई नहीं देखने देगी। उनका लोभ जितना बढ़ेगा उन्हें उतना ही घुमाया जा सकता है। चैप्टर नंबर 7 है, बहस से नहीं अपने कामों से जीतें। बहस से मिलने वाली क्षणिक विजय दरअसल खोखली होती है। इससे सामने वाले के विचार नहीं बदलते हैं, इसके बजाय उसके मन में द्वेष और दुर्भावना उत्पन्न होती है जो काफी समय तक कायम रहती है। कुछ बोले बिना अपने कार्यों से दूसरों को प्रभावित करना बहुत ज्यादा असरदार होता है, इसीलिए बोलें नहीं बल्कि काम करके दिखा दें। शक्ति के क्षेत्र में आपको अपने कदमों का मूल्यांकन इस बात से करना चाहिए कि दूसरों पर उनका दीर्घकालीन प्रभाव कैसा पड़ रहा है। बहस करके अपनी बात मनवाने या जीतने की कोशिश करने में दिक्कत यह होती है कि आप यकीन से कभी भी यह नहीं कह सकते हैं कि सामने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। हो सकता है वह आपसे सहमत तो दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आपसे द्वेष कर रहा हो, या फिर शायद आपने अनजाने में कोई ऐसी बात कह दी हो जो बुरी लग गई हो। ध्यान रहे कि सामने वाला अपने मूड और असुरक्षा के आधार पर आपके कहे शब्दों का मतलब निकालता है। अच्छे से अच्छे तर्क की भी कोई ठोस नींव नहीं होती है, क्योंकि हम सब शब्दों की छलावे भरी प्रकृति से वाकिफ होने के कारण उन पर अविश्वास करते हैं। किसी के साथ बहस करने के कुछ ही दिन बाद हम सिर्फ आदत की वजह से अपने पुराने विचारों पर वापस लौट आते हैं। हर कोई जानता है कि बहस करने के आवेश में हम अपनी बात के समर्थन में कुछ भी कह सकते हैं। हम बाइबल का हवाला दे सकते हैं या ऐसे आंकड़ों का जिक्र कर सकते हैं जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। इस तरह की हवाबाजी से कौन हम पर विश्वास कर सकता है? कार्य इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और अर्थपूर्ण होते हैं। वे हमारी आंखों के सामने होते हैं और हम उन्हें देख सकते हैं। कार्यों में चुभने वाले शब्द नहीं होते हैं और गलत निष्कर्ष की कोई संभावना भी नहीं होती है। सामने दिखाई देने वाले सबूत के साथ कोई भी बहस नहीं कर सकता है। जैसा ग्रेशियन कहते हैं, सत्य आम तौर पर सुनाई नहीं, दिखाई देता है। काम के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने से आपके विरोधी रक्षात्मक नहीं होते हैं, इसलिए वे आसानी से आपकी बात मान जाते हैं। बहस के बजाय कार्य से शाब्दिक और भौतिक दोनों रूपों में अपनी बात मनवाना ज्यादा कारगर होता है। अगर आपका लक्ष्य शक्ति पाना या उसे सुरक्षित रखना है तो हमेशा अप्रत्यक्ष मार्ग खोजें और युद्ध का मैदान सावधानी से चुनें। अगर दीर्घकालीन दृष्टि से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला आपसे सहमत है या नहीं, या अगर समय और उनका अनुभव उन्हें आपका मतलब समझा देगा,
तो सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप उन्हें समझाने की कोशिश ही ना करें। अपनी ऊर्जा बचाएं और वहां से चल दें। चैप्टर 7 है, दुखी और बदकिस्मत लोगों से बचें। आप किसी दूसरे के दुख से मर सकते हैं। भावनात्मक अवस्थाएं बीमारियों ही की तरह संक्रामक होती हैं। हो सकता है आपको लगे कि आप डूबते आदमी की मदद कर रहे हैं, लेकिन यह याद रखें कि ऐसा करके आप सिर्फ अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बदकिस्मत लोग बदकिस्मती को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो बदकिस्मती आपकी तरफ भी आकर्षित हो जाएगी। इसलिए सुखी और खुशकिस्मत लोगों के साथ रहें। कुछ लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। ये लोग अपनी गलतियों के कारण नहीं, बल्कि परिस्थितियों के कारण दुर्भाग्य का शिकार होते हैं। ये हमारी मदद और सहानुभूति के हकदार हैं। लेकिन कई लोग दुर्भाग्य या दुख के शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपने विनाशकारी कामों और दूसरों पर बुरे प्रभाव के कारण दुर्भाग्य को स्वयं आमंत्रित करते हैं। इन लोगों की मदद करने के बारे में हमें सतर्क रहना चाहिए। हम यह सोचते हैं कि उन्हें मुसीबत से उबारना या उनकी आदतें बदलना नेकी का काम होगा, लेकिन अक्सर उनकी आदतें हम में आ जाती हैं और उनकी बजाय हम बदल जाते हैं। इसका कारण समझना आसान है। इंसान जिन लोगों के साथ रहता है, उनके मूड, भावनाओं और सोचने के तरीकों का उस पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस बात को समझ लें। शक्ति के खेल में यह बेहद महत्वपूर्ण है कि आप कैसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों के साथ जुड़ने में जोखिम यह है कि आप अपना बहुमूल्य समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। इसके अलावा लोग जब आपको ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता देखेंगे तो आपके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होगी। कभी भी बुरे प्रभाव के खतरों को कम ना आंकें। बुरे प्रभाव का सिर्फ एक ही समाधान है, बच कर रहें। खतरा यह है कि बुरे प्रभाव डालने वाले ये लोग अक्सर ऐसा अभिनय करते हैं कि दोष उनका नहीं बल्कि परिस्थितियों का है। इसलिए शुरुआत में यह देखना मुश्किल होता है कि उन्होंने दुखों को खुद आमंत्रित किया है। जब तक आप समस्या की हकीकत जान पाते हैं, तब तक अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। आप इस तरह के खतरनाक संक्रमण से खुद को कैसे बचा सकते हैं? जवाब यह है कि आप लोगों का मूल्यांकन इस बात से न करें कि वे अपनी समस्याओं के क्या कारण बताते हैं, बल्कि इस बात से करें कि दुनिया पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। बुरा प्रभाव डालने वालों को इन बातों से पहचाना जा सकता है कि वे दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। उनका अतीत बहुत उथल पुथल वाला होता है। बहुत से लोगों से उनके संबंध टूट जाते हैं। उनके कैरियर अस्थिर होते हैं और उनके चरित्र में एक खतरनाक शक्ति होती है जिससे प्रभावित होकर आप अपनी तर्क शक्ति खो देते हैं। बुरा प्रभाव डालने वालों की इन विशेषताओं को देखकर पहले से ही सचेत हो जाएं। उनकी आंखों से असंतुष्टि के भाव को देखना सीखें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस पर तरस न खाएं और उनकी मदद करने की कोशिश में खुद न उलझ जाएं। बुरा प्रभाव डालने वालों के पास से दूर भाग जाएं, वरना आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बुरे प्रभाव का दूसरा पहलू भी उतना ही सही है और इसे समझना शायद ज्यादा आसान है। कुछ लोग अपने खुशनुमा स्वभाव, स्वाभाविक उत्साह और बुद्धिमत्ता के द्वारा खुशी को आकर्षित करते हैं। वे सुख का स्रोत होते हैं और आपको उनके साथ संबंध जोड़ना चाहिए ताकि आप भी उनके सुख में हिस्सेदार बन सकें। चैप्टर नंबर 8 है, लोगों को अपने पर निर्भर बनाना सीखें। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए आपको ऐसा बनना चाहिए ताकि लोगों को हमेशा आपकी जरूरत पड़े और वे आपको चाहें। आप पर जितना ज्यादा भरोसा किया जाएगा, आपके पास उतनी ही ज्यादा स्वतंत्रता होगी। कुछ ऐसा करें ताकि दूसरे अपनी सुख समृद्धि के लिए आप पर निर्भर बन जाएं। आपकी शक्ति का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप लोगों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करवा सकते हो। जब आप लोगों को मजबूर या आहत किए बिना ऐसा करें, यानी जब वे अपनी मर्जी से आपकी इच्छा के अनुरूप काम करें, तो आपकी शक्ति कोई छू भी नहीं सकता है। इस स्थिति में आने का सर्वश्रेष्ठ तरीका निर्भरता के संबंध बनाना है। मालिक को आपकी सेवाओं की जरूरत है। वह कमजोर है या आपके बिना काम नहीं कर सकता है। आप इतनी गहराई तक उसके काम में डूब चुके हैं कि आपको हटाने से उसे बहुत मुश्किल आएगी, या आपकी जगह पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रशिक्षण देने में उसका बहुत सा कीमती समय बर्बाद होगा। एक बार जब इस तरह का संबंध स्थापित हो जाता है, तो आपकी स्थिति सशक्त हो जाती है और आप मालिक से अपना मनचाहा काम करवा सकते हैं। आप सिंहासन के पीछे बैठे राजा के उस सेवक की तरह होते हैं जो दरअसल राजा को नियंत्रित करता है। उन लोगों जैसे न बने जो गलती से यह मान लेते हैं
कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। शक्ति संपन्न बनने के लिए लोगों से संबंध बनाना जरूरी है। आपको समर्थकों, प्यादों या कमजोर मालिकों की जरूरत हमेशा पड़ेगी। अगर आप खुद को अनिवार्य नहीं बना पाते हैं तो पहला मौका मिलते ही आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। आपकी जगह पर किसी कम उम्र वाले, कम महंगे और कम जोखिम वाले नए व्यक्ति को नियुक्त कर दिया जाएगा। यह जोखिम न लें और लोगों को अपने पर निर्भर बनाएं। जब सब कुछ आप पर निर्भर होगा तो आपको निकाला नहीं जा सकता है। आपको निकालने का मतलब तबाही है, इसलिए आपका मालिक यह जोखिम कभी नहीं ले सकता है। इस तरह की स्थिति में आने के बहुत से तरीके हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है किसी ऐसी योग्यता या रचनात्मक प्रतिभा का होना जिसका कोई विकल्प ही ना हो। आपको जीनियस होने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस एक ऐसी योग्यता की जरूरत है जो आपको भीड़ से अलग कर दे। आपको ऐसी स्थिति बनाना चाहिए जिसमें आप तो दूसरा मालिक या संरक्षक आसानी से खोज सकते हो, लेकिन आपका मालिक आपके जितनी विशेष योग्यता वाला दूसरा सेवक आसानी से नहीं खोज सकता हो। और अगर आप वास्तव में अपरिहार्य न हो तो भी आपको अपरिहार्य होने का नाटक करना चाहिए। विशेषतापूर्ण ज्ञान और कुशलता का ढोंग करने से ऊपर बैठे लोग यह सोचेंगे कि आपके बिना उनका काम नहीं चल सकता है। अगर आप इस तरह की स्थिति में आ जाते हैं तो आपसे पीछा छुड़ाने में बहुत बड़ा जोखिम होता है, क्योंकि सभी आप पर निर्भर हैं। यह न सोचें कि अगर आपका मालिक आप पर निर्भर है तो वह आपसे प्रेम भी करेगा। सच तो यह है कि वह आपसे द्वेष करेगा और डरेगा। लेकिन जैसा मैकियावली ने कहा था, प्रेम के बजाय लोगों में डर उत्पन्न करें। डर को तो आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन प्रेम को आप कभी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। प्रेम या मित्रता जैसे सूक्ष्म और बदलने वाले भाव पर निर्भर रहने से आप असुरक्षित बनते हैं। लोकप्रिय बनने से अच्छा तो यह है कि लोग आप पर निर्भर रहें और इस बात से डरें कि आपके चले जाने के कितने बुरे परिणाम होंगे। चैप्टर नंबर 8 है, शिकार को निरस्त्र करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। धोखा देने का मूल मंत्र है ध्यान भटकना। जिन लोगों को आप धोखा देना चाहते हैं उनका ध्यान भटकाने से आपको धोखा देने का समय और मौका मिल जाता है। दयालुता, उदारता या ईमानदारी के काम से लोगों का ध्यान सबसे अच्छी तरह से भटकाया जा सकता है, क्योंकि इससे उनकी शंका खत्म हो जाती है। इससे वे बच्चे बन जाते हैं और हर तरह की प्रेमपूर्ण मुद्रा को स्वीकार करने के उत्सुक रहते हैं। प्राचीन चीन में इसे लेने से पहले देना कहा जाता था। पहले देने से सामने वाले का ध्यान इस बात पर नहीं जाता था कि आप उससे लेने वाले हैं। इस तरकीब के अनंत व्यावहारिक प्रयोग हैं। किसी से खुलेआम कुछ लेना खतरनाक है, शक्तिशाली लोगों के लिए भी। शिकार प्रतिशोध की योजना बनाएगा। जरूरत की चीज मांगना भी खतरनाक है, भले ही आप कितनी भी विनम्रता से मांगें। जब तक सामने वाले व्यक्ति को अपना फायदा नहीं दिखेगा तब तक वह आपकी जरूरत पर ध्यान नहीं देगा। हो सकता है वह इससे चिढ़ भी जाए। लेने से पहले देना सीखें, इससे जमीन नरम हो जाती है। भावी आग्रह का आघात धीरे से लगता है और ध्यान भटकता है। कुछ देने के कई रूप हो सकते हैं। वास्तविक उपहार, उदारतापूर्ण कार्य, एहसान, सच्ची स्वीकारोक्ति। थोड़ी सी ईमानदारी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते समय सबसे अच्छी तरह काम करती है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और हमारी पहली छवि लंबे समय तक चलती है। अगर कोई संबंध की शुरुआत में ही यह भरोसा करने लगता है कि आप ईमानदार हैं, तो बाद में इस भरोसे को बदलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इससे आपको रणनीति बनाने का काफी मौका मिल जाता है। अक्सर ईमानदारी का एक ही काम पर्याप्त नहीं होता है। जरूरत है ईमानदारी की प्रतिष्ठा की। यह प्रतिष्ठा बहुत से कामों से बनती है जो महत्वहीन भी हो सकते हैं। एक बार यह प्रतिष्ठा बन जाए तो पहली छवि की तरह ही इसे हिलाना भी आसान नहीं होता है। बहुत कम लोगों को उपहार नापसंद होता है, भले ही वह उनके सबसे पक्के दुश्मन ने दिया हो। इसीलिए यह लोगों को निरस्त्र करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उपहार से हमारे अंदर छिपा बच्चा जाग जाता है और हमारा रक्षा कवच ढीला पड़ जाता है। हम अक्सर दूसरों के कार्यों को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम तोहफे के पीछे छिपी कुटिलता को शायद ही कभी देखते हैं, जिसके पीछे अक्सर बड़े उद्देश्य छिपे होते हैं। तोहफा अपनी चालबाजी को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए।
अगर लोग इसे भांप लेंगे तो कृतज्ञता और स्नेह की उनकी कुंठित भावनाएं नफरत और अविश्वास में बदल जाएंगी। जब तक आप सच्चे और दिल से निकलने वाले उपहार का अभिनय न कर सकें, तब तक आग से न खेलें। चैप्टर नंबर 9 है, मदद मांगते समय दया या कृतज्ञता की नहीं, बल्कि स्वार्थ की दुहाई दें। अगर आपको किसी साथी की मदद चाहिए तो उसे यह याद न दिलाएं कि आपने पहले उसकी कितनी मदद की है या उसके लिए कितने अच्छे काम किए हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वह आपक नजरअंदाज करने का कोई न कोई तरीका खोज ही लेगा। इस बजाय अपने आग्रह में किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा कर दे जिससे उसे लाभ होगा। इस लाभ को बड़ा चढ़ाकर जोर शोर से बताएं। जब उसे यह लगेगा कि आपकी मदद करने के कारण उसका भला हो सकता है, तो वह पूरे उत्साह से आपकी मदद करेगा। शक्ति की खोज में आपको बार बार अपने से ज्यादा शक्तिशाली लोगों से मदद मांगनी पड़ेगी। मदद मांगना भी एक कला है। यह कला इस बात पर निर्भर करती है कि आप में सामने वाले को समझने की कितनी क्षमता है, और यह भी कि आप अपनी और उसकी जरूरतों के फर्क को समझते हैं। ज्यादातर लोग मदद मांगने में सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वे अपनी ही इच्छाओं और जरूरतों में खोए रहते हैं। वे यह मान बैठते हैं कि वे जिन लोगों से मदद मांग रहे हैं वे निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करेंगे। वे इस तरह आग्रह करते हैं जैसे उनकी जरूरतें दूसरों के लिए महत्वपूर्ण हों, जबकि शायद उन्हें उनकी कतई परवाह नहीं होती है। कई बार वे बड़े मुद्दों का हवाला देते हैं, कोई महान लक्ष्य या प्रेम और कृतज्ञता जैसे महान भाव। वे बड़ी तस्वीर दिखाने लग जाते हैं, जबकि रोजमर्रा की बातों में प्रभावित करने की ज्यादा शक्ति होती है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी अपनी खुद की जरूरतों में उलझा रहता है, और अगर आप उसके स्वार्थ का वास्ता नहीं देते हैं तो वह आपकी मदद करने को अपने समय की बर्बादी मानेगा। इस प्रक्रिया में प्रमुख कदम सामने वाले के मनोविज्ञान को समझना है। जब आप एक बार ये समझ जाते हैं कि आप किस तरह से सामने वाले आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं या उनके लक्ष्य तक पहुंचने में उनकी मदद कर सकते हैं, तो आपके आग्रह को पूरा करने की दिशा में सारी बाधाएं जादू से गायब हो जाएंगी। शक्ति हासिल करने की राह में हर कदम पर आपको यह सीखना होगा कि आप दूसरे व्यक्ति की तरह सोचें, उसकी जरूरतों और रुचियों को भांपें। आप अपनी भावनाओं के पर्दे को हटा दें, क्योंकि इससे सच्चाई धुंधली हो जाती है। अगर आप इस कला में पारंगत हो जाते हैं तो फिर आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक समरी यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको इसी बुक पर नेक्स्ट समरी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।